Today we are going to see financial statement, one of the important chapter of your 12th commerce. So in this chapter question number 1 और टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है that is related to comparative balance sheet, जिसमें comparative balance sheet आपको बनाना है. बट बिफोर दैट अभी तक आपने 12th में या 11th में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखा होगा, जिसमें लेफ्ट में लाइबिलिटी होता है और राइट साइड में असेट. लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट को सॉल्व करने से पहले एक वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा, और वो वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका किस तरह आंसर निकाला जाता है वो हम देखेंगे. सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह होता है देखते हैं. देखिए, इस तरह पर्टिकुलर एक इनर कॉलम और एक अमाउंट कॉलम आपको बनाना होता है. सबसे पहला होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड्स मीन्स व्हाट, कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी चलाने के लिए उसका जो फंड्स, उसके पास जो पैसा आने वाला है उसका सोर्सेस क्या है. मतलब वो पैसा किधर किधर से कंपनी के पास आने वाला है. फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा, हम उसे कहेंगे शेयर कैपिटल. इसके अलावा कंपनी ने कुछ अपना रिजर्व एंड सरप्लस जो संभाल के रखा है वो हो गया. इसके अलावा कंपनी कभी बाहर से लोन लेती है, शॉर्ट टर्म लोन लेती है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है, और इसके अलावा कभी कभी कंपनी डिवेंचर्स भी लेती है. तो सोर्स ऑफ फंड्स मीन्स व्हाट, कंपनी के पास जो फंड्स अवेलेबल होने वाला है उसके सोर्सेस क्या क्या है. और ये जो फॉर्मेट में आपको जिस ऑर्डर में बताऊंगा, ये ऑर्डर आपको टोटल साल भर याद रखना है. नॉट ओनली फॉर 12th, आगे भी आपको FY SY TY में ये यूज़फुल होगा. सो इट्स बेटर कि ये पूरा फॉर्मेट आप अच्छी तरह समझ लें. तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे पहले होता है ए, शेयर कैपिटल. आपने आपके शेयर होल्डर से, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से शेयर के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया है हम उसे कहेंगे शेयर कैपिटल. दैट इज ए, स्मॉल ए. सेकेंड मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस. आपकी कंपनी ने, ये आपका जो कंपनी कितने सालों से जो कंपनी चल रहा है, तो इतने सालों में कंपनी ने जो कंपनी को एवरी ईयर जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट में से एक 20% अमाउंट कंपनी को एवरी ईयर एज अ रिजर्व, एज अ जनरल रिजर्व साइड में निकाल के रखना होता है. तो इतने सालों से कंपनी का जमा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलता है नेटवर्थ. और ये नेटवर्थ मतलब ये कंपनी का खुद का पैसा, कंपनी का और कंपनी के शेयर होल्डर का ये खुद का पैसा. इसमें कोई भी कर्जा नहीं है. शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो टोटली वही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर भी होते हैं. तो वो सब पैसा कंपनी का खुद का पैसा हो गया. दैट इज़ नॉट अ लोन. हाँ, इसके अलावा अगर कंपनी बाहर से पैसा लेगी, लोन पे लेगी, जो वापस करना है बैच के साथ, उसे हम कहेंगे बोरोड फंड्स. सो बोरोड वर्ड का मतलब पता है आपको. बोरो मतलब किसी से उधार लेना. तो बोरोड फंड के दो टाइप होते हैं. एक सिक्योर्ड लोन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, मतलब ये लोन कंपनी ने अगर किसी से लिया होगा तो बदले में उसको कंपनी ने अपना कोई ना कोई असेट्स या प्रॉपर्टी उसके साथ गिरवी रखा होगा, मॉर्गेज रखा होगा. दैट इज सिक्योर्ड लोन. दूसरा अनसिक्योर्ड लोन. ऐसा लोन, ये भी लोन है, लेकिन इस लोन के लिए कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है. ओके, तो ये लोन नॉर्मली, सिक्योर्ड लोन कभी भी ज़्यादा होता है, अनसिक्योर्ड लोन कभी भी कम होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. तो ये हो गया कंपनी का बोरोड फंड्स. तो इन दोनों का टोटल करूँगा तो मुझे मिलेगा टोटल बोरोड फंड. सो कंपनी का टोटल बोरो फंड, सिक्योर्ड लोन्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन को ऐड करेंगे तो टोटल बोरोड फंड्स हमें मिलेगा. इस तरह देखो, ए और बी, नेटवर्थ और बोरोड फंड, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे देन आपको मिलेगा टोटल अवेलेबल फंड्स. दैट इज ए प्लस बी. तो
तो ये जो टोटल अवेलेबल फंड्स है, इतना फंड्स कंपनी के पास अवेलेबल है और यही फंड्स कंपनी अप्लाई करेगी, मतलब इसी फंड को कंपनी यूज़ करके वो कंपनी चलेगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी, यही जो जमा हुआ पैसा, ये जब कंपनी का जो टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स है, इसे कंपनी ने किस तरह अप्लाई किया है, इसलिए उसे कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये जो सब पैसा कंपनी ने अलग अलग सोर्सेस से जमा किया है, इसे कंपनी ने चलाते समय किस तरह अप्लाई किया है, वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला ए में आता है फिक्स असेट। ये जो पैसा कंपनी के पास जमा हुआ सोर्सेस ऑफ फंड्स है, उसी पैसे से कंपनी ने सबसे पहले लिए फिक्स असेट। बी इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने अगर जो पैसा जमा हुआ तो उसमें से कुछ पैसा किधर ना किधर इन्वेस्ट किया होगा, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। एंड सी वर्किंग कैपिटल। जरा ये अच्छी तरह समझ लो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी। अभी आपने देखा फिक्स असेट। फिक्स असेट्स का मतलब ऐसा असेट जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, और कंपनी किसी भी हालत में, कंपनी कितनी भी अगर लॉस में चल रही है या कितनी भी डाउन में चल रही है, तो कंपनी उस असेट्स को कभी बेच नहीं सकती। उस असेट से ही कंपनी का एग्जिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी का असेट है, जिसे फिक्स असेट कहा जाता है। और करंट असेट का मतलब, अगर कंपनी को ज़रूरत आ गई तो कंपनी इस असेट्स को लिक्विड कर सकती है, कैश में कन्वर्ट कर सकती है, कैश में, अगर कंपनी को आगे चल के पैसे की ज़रूरत आ गई तो दैट इज़ करंट असेट। इसी तरह लाइबिलिटी भी दो तरीके होती है। एक जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी कंपनी को इमीडिएट पे नहीं करनी है, जिसके लिए कंपनी के पास बहुत सारा टाइम है, जो लाइबिलिटी कंपनी धीरे धीरे दे सकती है, हम उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन जो लाइबिलिटी कंपनी को शॉर्ट टर्म पीरियड में वापस करनी है, उसे कहा जाता है करंट लाइबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो पहले ए में करंट असेट्स है, बी में करंट लाइबिलिटी है। जब आप करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करोगे, तब आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। और जब आप इन तीनों का टोटल लगाएंगे, तीनों मतलब पहला फिक्स असेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को ए प्लस बी प्लस सी करोगे, तब आपको मिलेगा टोटल फंड्स अप्लाइड, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। और याद रखो हमेशा, टोटल अवेलेबल फंड का जो भी आपका अमाउंट आया है, वही अमाउंट टोटल फंड्स अप्लाइड का आना ही चाहिए। अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपने गलत सॉल्व किया है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका टोटल अवेलेबल फंड्स और टोटल अप्लाइड फंड्स का ये जो दोनों का टोटल अलग अलग आ गया, ये दोनों अमाउंट अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब सम में आपने किधर ना किधर गलती की है। तो अभी मैंने आपको ये फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और उसे इसी तरह हम नॉट ओनली सिंगल बैलेंस शीट, उस क्वेश्चन में आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब मिनिमम 2 साल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, और उस 2 साल को आपको कंपेयर करना है। सो देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। 2 साल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 का लाइबिलिटीज़ आपको दिया है, असेट आपको दिया है, और इन 2 साल को आपको कंपेयर करना है। अभी कोई भी आदमी अपने 2 साल के बैलेंस शीट से क्या कंपेयर करेगा कि इसमें अभी ये जो 31/3/2018 है, ये इसका बेस ईयर है, मतलब पिछला साल है, और 31/3/2019 है, ये इसका करंट ईयर है। हमेशा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से, मतलब बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे 31 मार्च 2018 के मुकाबले 31 मार्च 2019 में
इनके असेट्स या लाइबिलिटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये पहले हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकालना होता है और बाद में इसको परसेंटेज में निकालना होता है। अब वो किस तरह निकाला जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ये मैं आपको अभी जब आंसर निकालेंगे तब बता रहा हूँ। सो देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, दैट इज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। ये इस तरह कॉलम बनेंगे। देखो टोटल 5 कॉलम। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, देन 31 मार्च 2018 जो बेस ईयर है, जो प्रीवियस है वो पहले लिखना है। देन 31 मार्च 2019 जो करंट ईयर है वो उसके बाद में लिखना है। देन एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब अमाउंट में होने वाला इंक्रीज और डिक्रीज, वो आपको इधर शो करना है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018 के मुकाबले 31 मार्च 2019 में अमाउंट बड़ा होगा, मतलब इंक्रीज हुआ होगा। तो फॉर एग्जांपल 2000 से इंक्रीज हुआ तो आप 2000 मेंशन करोगे उधर, लेकिन 2000 से डिक्रीज हुआ तो आप ब्रैकेट में 2000 दिखाओगे। इस तरह इधर आपको अमाउंट का इंक्रीज डिक्रीज शो करना है। एंड लास्ट कॉलम प्रोडक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो आपने अभी अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज निकाला है उसका परसेंटेज में कितना इंक्रीज डिक्रीज है वो निकालना है। तो जब हम आंसर लिखेंगे वन बाय वन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में सबसे पहला लाइन था सोर्सेस ऑफ फंड्स, और सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला लाइन था शेयर कैपिटल। तो देखिए इनका 31 मार्च 2018 का शेयर कैपिटल है 60,000 और 31 मार्च 2019 का कैपिटल है 72,000। तो 60 का 72,000 हो गया, मतलब कंपेयर टू दिस ईयर, प्रीवियस ईयर में 60,000 है और दिस ईयर में 72,000 है, मतलब 12,000 से इंक्रीज हो गया। कैसे निकाला मैंने 12,000? 72,000 माइनस 60,000। सो पहले मैं 12,000 लिखूंगा। ये तो आपको सिंपल, किसी को भी पता चलेगा, सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है और ये मैंने 12,000 निकाला। अब ये लास्ट का प्रोडक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे निकाला जाता है, तो ये मैं आपको वर्किंग नोट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी वर्किंग नोट, पहले फॉर्मूला समझ लो। परसेंटेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है चेंज अपॉन बेस ईयर अमाउंट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी अमाउंट में देखो 60,000 बिकम 72,000, तो मैं चेंज कहूँगा 12,000, तो मेरा न्यूमरेटर आएगा 12,000। और बेस ईयर का अमाउंट, अभी इन दोनों में मेरा बेस ईयर कौन सा हो गया? 31 मार्च 2018, ये है मेरा बेस ईयर। 31 मार्च 2019 है मेरा करंट ईयर और 31 मार्च 2018 है मेरा बेस ईयर। तो बेस ईयर का अमाउंट है 60,000, चेंज है 12,000। सो मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, देखो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल 12,000 अपॉन 60,000 into 100, then I will get 20%। अब ये 20% मैं लास्ट कॉलम में शो करूँगा। ओके, तो इसी तरह आपको ये पूरा फॉर्मेट ख़त्म करना है। अमाउंट का पहले प्लस माइनस करना है, इंक्रीज है तो इंक्रीज वाला अमाउंट लिखा, वो इंक्रीज वाला अमाउंट आपको न्यूमरेटर लेना है, बेस ईयर का अमाउंट आपको डिनोमिनेटर लेना है, इंटू 100 करना है, बस। सो वेदर अमाउंट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको इसी तरह ये पूरा सम ख़त्म करना है। अब शेयर कैपिटल के बाद दूसरा आता है, आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो लास्ट ईयर बेस ईयर में 24,000 है और करंट ईयर में 30,000 है। अगेन आपको दिख रहा है 6,000 से इंक्रीज हो गया। सो इफ आई, अब इसका तो वर्किंग नोट नहीं दिखा रहा हूँ मैं, हम ओरली करते हैं। 6,000 हमारा न्यूमरेटर होगा, 24,000 हमारा बेस डिनोमिनेटर होगा, बेस ईयर है वो, एंड इंटू 100। सो 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ, आई विल गेट 25%। इसके बाद अपना था नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमने कैसे निकाला था? ए और बी का टोटल करो, आपको नेटवर्थ मिलेगा। तो जैसे 60 प्लस 24 84 एंड 72 प्लस 30 102। अगेन अब मुझे क्या दिख रहा है? 84 बिकम 102।
इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज बाय 18,000 एंड अगेन मैं परसेंटेज निकालूंगा 18,000 डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 100, सो आई विल गेट 21.42 परसेंटेज। अब ये मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, परसेंटेज आपको वर्टिकली कैलकुलेशन करके नहीं देखना है। जैसे अभी कुछ लोगों को लगेगा सर पहला परसेंटेज 20 आया, दूसरा परसेंटेज 25 आया और नेटवर्थ में हमने उसे ऐड किया है तो वो हमारा 45 आना चाहिए। नहीं, परसेंटेज का आपको वर्टिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, क्योंकि वो परसेंटेज हम लोग बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करके निकालते हैं। सो इट विल बी एवरी लाइन में वो परसेंटेज, और उसके ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वो टोटली अलग रहेगा। ओके, ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी ना। आफ्टर दिस हमारा बी में था बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड में देखो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया, दो आता है, ए में आता है सिक्योर्ड लोन और बी में आता है अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही लोन दिख रहा है, तो जो लोन दिख रहा है मैं उसे ही लिखूंगा सिर्फ। लोन ए 34,000 एंड 51,000, 34,000 बिकम 51,000, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज बाय 17,000। और अगर मैं 17,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 करता हूँ, सो आई विल गेट 50%। नाउ इसमें सिर्फ एक ही लोन था, तो अभी मैं ए और बी का टोटल करता हूँ तो मुझे मिलेगा टोटल अवेलेबल फंड्स। सो ए का देखो टोटल 84 है और बी का टोटल है 34। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम का टोटल करूँ आई विल गेट 1,18,000। वैसे 1,02,000 प्लस 51 आई विल गेट 1,53,000। 18,000 प्लस 17,000 आई विल गेट 35,000। अगेन मैं परसेंटेज निकालूंगा, चेंज है मेरा, इंक्रीज है मेरा 35,000, बेस ईयर है मेरा 1,18,000। सो 35,000 अपॉन 1,18,000 इंटू 100 आई विल गेट 29.66%। अब ये याद रखो, ये जो अभी ब्लू में आपका आंसर आया है टोटल अवेलेबल फंड्स ए प्लस बी, यही आंसर आपका लास्ट में आना चाहिए, दैट इज टोटल अप्लाइड फंड ए प्लस बी प्लस सी। तो जो अभी आया है सेम ये सब अमाउंट आपके लास्ट में अगर आ गए तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन राइट है। नाउ नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये जो आपके पास टोटल अवेलेबल फंड्स है ये आपने किस तरह अप्लाई किए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एप्लीकेशन फंड में ए में था फिक्स असेट, और उनके पास फिक्स असेट है 1,20,000 एंड 1,50,000, इट मीन्स इंक्रीज बाय 30,000। सो 30,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100 आई विल गेट 25%। देन बी में इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस सम में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी मैंने देखो एज अ फॉर्मेट आपको समझने के लिए मैंने वो भी इधर दिया है और सब अमाउंट को मैंने डैश कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो एग्ज़ाम में आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट आपको फॉर्मेट अच्छी तरह याद रहे इसके लिए मैंने अमाउंट नहीं दिया तो भी फॉर्मेट में उसे रखा है। नाउ सी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखिए ये आपका करंट असेट है 28,000 एंड 27,000। अब देखो इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले जितने भी अमाउंट थे सब अमाउंट इंक्रीज हो रहे थे अगर हम कंपेयर करेंगे तो, लेकिन इधर करंट असेट में देखिए आप, प्रीवियस ईयर में 28,000 है और अभी 27,000 है, मतलब 1,000 से डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज पार्ट आप ब्रैकेट में दिखाओगे 1,000, परसेंटेज को नहीं करोगे, ओनली अमाउंट को इधर ही बस। अब देखो इसका कैलकुलेशन, एक मैंने पॉजिटिव का दिखाया तो एक नेगेटिव का भी दिखा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ करंट असेट वर्किंग नोट में देखते हैं, चेंज हुआ है मेरा 1,000, बेस ईयर है मेरा 28,000 एंड इंटू 100, सो आई विल गेट 3.57। ये हम माइनस में नहीं लिखेंगे, जैसे है परसेंटेज आपको आप टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन देख सकते हो। आंसर नेगेटिव में भी आता है तो भी आपको परसेंटेज नेगेटिव में नहीं दिखाना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे बस। तो इसका मतलब उतने परसेंट से या तो इंक्रीज हुआ रहेगा या तो डिक्रीज हुआ रहेगा। सो 3.57%।
नो करंट लाइबिलिटी है 30,000 एंड 24,000। अब वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो जरा फर्स्ट फॉर्म में देखिए, ए माइनस बी अगर मैं करता हूँ, हाँ एक मिनट, ये रह गया पहले 30 का 24 हो गया, मतलब 6,000 से इंक्रीज हो गया, तो परसेंटेज आया 20%, बिकॉज 6,000 अपॉन 30,000 इंटू 100। हाँ, अब मैं बता रहा था कि अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो देखिए 31 मार्च 2018 में मेरा करंट असेट 28,000 है और मेरा करंट लाइबिलिटी 30,000 है, मतलब 28,000 में से मुझे 30,000 माइनस करना पड़ेगा। सो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। ए माइनस बी अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट कॉलम देखो नेगेटिव में आएगा 2,000। लेकिन 31 मार्च 19 में मेरा असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, करंट असेट, तो 27,000 में से 24,000 गया, 3,000 मेरा प्लस में आएगा। अब जरा ये इंक्रीज डिक्रीज समझ लो। देखो बेस ईयर में आप माइनस में हो 2,000 और अभी करंट ईयर में आप 3,000 प्लस में हो। मतलब 2 मिनट के लिए सोचो, पिछले साल तक आपको 2,000 का घाटा, ये पोजीशन में आप हो 2,000 माइनस में चल रहे थे और ये साल आप 3,000 प्लस में चल रहे हो। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले आपने कितना स्टेप आगे चले गए। आप देखो, आप लास्ट ईयर में 2,000 माइनस में थे और नाउ दिस ईयर यू आर 3,000 प्लस। इट मीन्स आपने वो जो 2,000 माइनस का जो आपका नेगेटिव पार्ट था वो ख़त्म करके प्लस 3,000 कमाया है। इसका मतलब आप टोटल 5,000 प्लस हो गए हो। देखो ये मैं 5,000 क्यों बोल रहा हूँ, वापस एक बार समझ लो। 31 मार्च 2018 में आपका वर्किंग कैपिटल माइनस 2,000 है और वही 31 मार्च 2019 में प्लस 3,000 में चला गया। मतलब आपने वो जो माइनस 2,000 था वो कवर करने के बाद, वो तो आपने कवर कर दिया, मतलब 2,000 आप पहले प्लस हो गए, तभी आप नील में आए होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर माइनस 2,000 में चल रहे थे। तो वो माइनस 2,000 कवर करने के बाद आपने 3,000 कमाया है। इसका मतलब वो 2,000 और प्लस ये 3,000 टोटल हो गया आपका 5,000 प्लस। तो देखो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज में मैंने 5,000 लिखा है। सिंपल है, ये सिंपल मैथ्स है। -2 become 3. So if you want to convert that -2 to +3, तो आपको -2 में 5 प्लस करना पड़ेगा, तभी वो +3 होगा। तो इसका मतलब आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज हो गया 5,000। चलो इसका भी कैलकुलेशन देखते हैं वर्किंग नोट में। परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले इंक्रीज हुआ आपका 5,000, बेस ईयर 2,000 माइनस में था, लेकिन उधर माइनस में लिखने का ज़रूरत नहीं है, इन 200। देखो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 250%। मतलब आपने इतना अच्छा काम किया है कि आपने 250% से अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया, सो दैट 31 मार्च 2019 में आप पॉजिटिव पोजीशन में दिख रहे हो। तो परसेंटेज निकाल दिया मैंने, 250%, वो लिख दिया। अब मैं आ गया मेरे फाइनल लाइन पे, एंड दैट फाइनल लाइन इज टोटल फंड्स अप्लाइड ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो फर्स्ट कॉलम का ए है मेरा 1,20,000, बी मेरा नहीं है, और सी मतलब वर्किंग कैपिटल -2,000 में है। सो 1,20,000 - 2,000 आई विल गेट 1,18,000। और सेम देखो ऊपर टोटल अवेलेबल फंड्स में भी 1,18,000 है। चलो सेकंड देखते हैं। 31 मार्च 2019 को ए फिक्स असेट है मेरा 1,50,000 और सी है मेरा 3,000, तो आ गया 1,53,000। और एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज में मेरा फिक्स असेट है 30,000 और सी है मेरा 5,000। अब ये भी समझ लो, देखो करंट असेट आपका -1,000 है और करंट लाइबिलिटी आपका 6,000 है, तो ये -1 है और ये +6 है। सिंपल मैथ्स है,
-1 +6 करते हो तो +5 आएगा आंसर, इसके लिए उधर +5000 है, तो ऊपर का 30,000 और ये +5000 में ऐड करूँ, सो आई विल गेट 35,000। और सेम जैसे हमने टोटल अवेलेबल फंड में जो परसेंटेज निकाला 29.66, वही वापस आएगा। क्या करेंगे हम, 35,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000 इंटू 100, सो यू विल गेट 29.66%। सी बिकॉज ऑफ वन स्टूडेंट रिक्वेस्ट दैट कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉब्लम भी चालू करो, तो आज मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया। See, there are so many requests about so many chapters. I'm already busy with the mini lectures and all, but जैसे मुझे पॉसिबल होगा, जो जो प्रॉब्लम मैं आपको दे सकता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अपलोड कर दूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।